तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट हिस्ट्री। इस कंप्लीट हिस्ट्री के बैच में इसके पहले हम लोगों ने 4 एपिसोड में देख लिया है और जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं PYQ के द्वारा, जिसमें हम 2018-2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्लीट हिस्ट्री की, उनको रिवीजन कर रहे हैं ताकि समय के साथ, अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई है PT की और ना ही मेंस की, ना तो समीक्षा अधिकारी की, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले 4 एपिसोड हो गए हैं। ऐसे ही हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की ज्योग्राफी क्लास चल रही है, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और बात करें क्लासेस की, इन्फॉर्मेशन PDF कहाँ मिलेगी, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पेज को भी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस कैसे चल रही हैं, सीरीज क्या है, तो आप देखेंगे एपिसोड फर्स्ट में 2018, 2 में 2018, 3 में 18-19 के, और 4 में देखेंगे 19, और 5 में कुछ 19 के क्वेश्चन बचे थे। इसके बाद 2020 के क्वेश्चन शामिल किए हैं। यानी एक एपिसोड में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग लेकर आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप लोग पूरा क्लास देखें और आप क्लासेस समझ सकें, बोर भी ना हो। क्योंकि अगर हम 2 घंटे का लेक्चर लेके आएंगे तो यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर जो है सारी क्लासेस तो देखी नहीं जाती। यानी अगर हमने 30 मिनट का वीडियो बनाया तो एवरेज टाइम जो होता है 1 से 4 मिनट का होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो छोटा छोटा वीडियो है ताकि आप लोग देखिए और समझिए, नहीं तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा होता नहीं। वहीं आप जाएंगे, यही सेम चीज़ें आपको पेड प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, यानी किसी ऐप कर, किसी बड़ी कोचिंग संस्थान में यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जो है 3 घंटे की, 2 घंटे की क्लास मैराथन सेशन में आप लोग देखते हैं। तो जहाँ पर फ्री में चीज़ें मिलती है, वहाँ का भाव लोगों को कम लगता है कि ठीक है, वहाँ की वेटेज कम होती है। तो बहरहाल आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे ही जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी फ्री में, ठीक है, जो अच्छी से मिल जाए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2019 के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद 2020 के हम सॉल्व करेंगे। तो 2019 का 46 क्वेश्चन नंबर है। इसमें पूछा है, निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है? ठीक है, मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनु देवी, भीमाशंकर। सबसे पहले आपको ध्यान है विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो है क्या कहा जाता है, खजुराहो। खजुराहो आपको MP में मिल जाएगा। तो ये तीनों जो मंदिर हैं, इसमें बताना है किसको जो है विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। तो इसमें चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। और इस साइड आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है, यानी ये बैच जो हो रहा है इंग्लिश में हो रहा है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो आप दोनों में आप कंफर्टेबल हो सकते। हालांकि आप इसका आंसर दीजिए। आपको ध्यान रखना है ये चारों मंदिर आपको कहाँ मिल जाएगा, महाराष्ट्र में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है विदर्भ का खजुराहो मंदिर, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। विदर्भ का खजुराहो मंदिर किससे कहा जाता है? तो चलिए आपको सबसे पहले स्थापत्य कला के बारे में दिखाते। तो इसमें खजुराहो मंदिर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर में आप देखेंगे ये खजुराहो की उपशैली होती है, जिसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड की स्थापत्य कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर उर्श्रृंग और अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी विशेष विशेषता है। खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदरिया महादेव, मंगतेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती, गणेश मंदिर और वराह नंदी मंदिर मंडप विद्यमान है। ठीक है, खजुराहो के पूर्वी समूह में आपको कौन कौन सा मिल जाएगा, ब्रह्मा, वामन, जावरी, हनुमान मंदिर, जैन मंदिर। जैन मंदिर में आदिनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ घंटई मंदिर शामिल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई MP के खजुराहो मंदिर के, लेकिन इसमें पूछ रहा है विदर्भ के खजुराहो मंदिर के उदाहरण पूछ रहा है। तो विदर्भ का खजुराहो मंदिर का जो आंसर होगा मार्कंडेश्वर परिसर, जो आप देखेंगे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में आपको मिल जाएगा। ये विदर्भ का खजुराहो मंदिर है। ठीक है, और ये जो है ये वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। ठीक है, इन मंदिरों की वजह से क्या कहता है, गढ़चिरौली को मिनी खजुराहो या विदर्भ खजुराहो के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, मार्कंडेश्वर मंदिर। अन्य 3 मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर, मनु देवी मंदिर, भीमा शंकर, ये सब भी आपको कहाँ मिलेगा, ये सब भी आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए इन मंदिरों के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनु देवी मंदिर की बात करें। मनु देवी मंदिर तापी नदी के तट पर सतपुड़ा पहाड़ के बीच स्थित है। यह सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको मिल जाएगा तापी नदी के तट पर। और भीमा शंकर मंदिर, ये भी आप देखेंगे भीमा शंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मंदिर है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो यहाँ पर देखिए भीमा शंकर मंदिर है। तो ये चारों मंदिर कहाँ है, ये आपको
MP में, सॉरी महाराष्ट्र में मिलेगा। अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो यहाँ पर केदारनाथ आ जाएगा, ठीक है, और काशी विश्वनाथ की बात आ जाएगा, बद्रीनाथ, सॉरी वैद्यनाथ धाम की बात आ जाएगा झारखंड में। इसके अलावा देखेंगे तो मल्लिकार्जुन मिल जाएगा, रामेश्वरम मिल जाएगा। तो ये सब जो है 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग एरिया में स्थित है। अन्य 2 मंदिरों की बात करें तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का संबंध आप देखेंगे तो एलोरा की गुफा से। लेकिन इसके पहले हम लोग अजंता के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी ऐसे पूछा हो सकता है अजंता गुफा के बारे में पूछ ले, तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो अजंता गुफा की बात करें, उसकी लोकेशन की बात करें तो यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अजंता की गुफाएं किस नदी किनारे स्थित है, वघोरा नदी किनारे। एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है, यानी सह्याद्री पर्वतमाला की पश्चिमी घाट के रॉक आउट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में है, ठीक है। तो ये अजंता की गुफाएं हैं, इसमें गुफाओं की संख्या 29 है, सभी क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं। ध्यान रखना है, एलोरा गुफाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन अजंता गुफाओं में जो 29 गुफाएं हैं सभी बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहार है जो आवास के रूप में होती हैं, जबकि 4 जो है चैत्य यानी प्रार्थना स्थल है। ये चैत्य है, बाकी जो विहार के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है अजंता गुफाओं के बारे में। इनके विकास की बात करें, कैसे इनका विकास हुआ, तो वकाटक राजाओं ने, जिनमें हरिसेना एक प्रमुख था, जिनके संरक्षण में अजंता गुफाओं के बौद्ध भिक्षुओं के उत्कीर्ण की गई थी, ठीक है। और अजंता गुफाओं की जानकारी जो है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और ह्वेनसांग, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा किया था भारत का, उसके वृत्तांत में पाया जाता है, ठीक है। अब अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। यानी आप देखेंगे इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है, लेकिन नीले रंग आपको अनुपस्थित देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन चित्रों में यानी अजंता की गुफाओं में दोस्तों आप देखेंगे समानता बौद्ध और उनकी जातक कहानियों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया गया, तो इसे 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एलोरा की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में भी आप देखेंगे तो कैलाश मंदिर समूह आपको देखने को मिलेगा। यानी इसकी लोकेशन की बात की, यहाँ भी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें आप देखेंगे 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन धर्म से संबंधित है। वहीं आप दोस्तों देखेंगे अजंता जो केव है, अजंता केव में आप देखेंगे तो सभी की सभी 29 बौद्ध गुफाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इन गुफाओं के विकास की बात करें तो 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट राजवंशों के शासकों द्वारा की गई थी, ठीक है। यूनेस्को स्थल 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एलोरा के गुफाओं के मंदिर में सबसे उल्लेखनीय है कैलाश के बारे में ऑप्शन दिया था, कैलाश मंदिर यानी कैलाशनाथ गुफा संख्या 16, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत यानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान के नाम पर रखा गया है। एलोरा की बौद्ध ब्राह्मण जैन गुफाओं के मध्य पैठड़ से उज्जैन जाने वाली व्यापारिक मार्ग बनाई गई है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, एलोरा गुफा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी इसमें कई वर्ड में आपने सुना होगा सह्याद्री पर्वतमाला के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सह्याद्री पर्वतमाला की बात करें दोस्तों तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। गुजरात से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर केरला और थोड़ा सा आप देखेंगे केरला तक ये सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में क्या सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो पूरा वेस्टर्न घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर श्रृंखला में विस्तारित है, ठीक है। और पश्चिमी घाट जो होता है पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई अधिक होता है और आपको निरंतरता ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं आप देखेंगे पूर्वी घाट जो है आपको कटा फूटा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो नदियां हैं देखेंगे तो मैक्सिमम नदियां, जितनी बड़ी नदियां हैं वो आपको पूर्वी घाट की तरफ बहती हुई दिखाई देंगे। वहीं देखेंगे पश्चिमी घाट की बात करें, अनायमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची और पश्चिमी घाट की जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद सेकंड नंबर पर नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा बेट्टा पीक आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ से होता है, गोदावरी, ये सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो ये तो बात हो गई पूरा वेस्टर्न घाट में और उनके मंदिरों के बारे में।
अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसमें पूछा निम्नलिखित घटनाओं के क्रोनोलॉजी के क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड के संबंधित उत्तर को चयन करें। ऑप्शन 1, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन 2, भारत का संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन 3, जम्मू कश्मीर संप्रभु संविधान सभा द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की गई थी। ऑप्शन 4, जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू हो गया था। आपको बताना है, सही क्रोनोलॉजी बताना है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। ए बी सी डी में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा इसे निष्पादित एक कानूनी कागज था। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? भारतीय संविधान को लिखा गया और पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर 15 फरवरी 1954 को विधानसभा सदस्य उपस्थित थे उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश के लिए एक मत दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान लागू किया गया, जिसके औपचारिक रूप से 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। तो ये क्रम देखेंगे तो इसमें क्या होगा? ये क्रम यही है, 1 2 3 4, यही क्रम सही है, यानी इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? ऑप्शन 1, वकाटक, बी, इक्ष्वाकु, सी, शक, डी, खारवेल। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसमें जो आंसर होगा आप देखेंगे इक्ष्वाकु वंश है। ठीक है, यानी पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को शासकों को पर्वतीय कहा गया है। भारत के पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इनकी राजधानी क्या थी? विजयपुरी थी। इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु विजयपुरी इक्ष्वाकु के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और इन राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कार स्वीकार किए। जहाँ तक वकाटक वंश की बात करें दोस्तों, तो सातवाहनों के शासक थे। विंध्य शक्ति इस राजवंश के संस्थापक थे और प्रवट सेन प्रथम विंध्य शक्ति के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। शक वंश की बात करें तो भारत में इंडो यूनानी की जगह स्केतियन, और जिन्हें स्केतियन भी कहा जाता था। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन थे और विक्रम संवत नामक एक युग की शुरुआत इनके पूर्व से माना जाता है। ठीक है, चेदी वंश की बात करें तो राजा खारवेल तीसरा चेदी था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। भुवनेश्वर के पास स्थित हाथी गुफा शिलालेख में चेदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इक्ष्वाकु सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। 2020 से पूछा गया है। इसमें पूछा गया मौर्य युग के दौरान आधिकारिक एग्रोनोमाई निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन 1, वजन या माप, बी, प्रशासनिक प्रबंधन, सी, सड़कों के निर्माण, डी, राजस्व प्रबंधन। तो आपको बताना है एग्रोनोमाई जो मौर्य युग के दौरान आधिकारिक पद्धति वो किससे संबंधित थी। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। देखेंगे एग्रोनोमाई ये सड़क के निर्माण संबंधित थी, तो सही उत्तर क्या होगा? सड़क के निर्माण से। तो मौर्य युग के दौरान आधिकारिक जो एग्रोनोमाई था वो सड़क निर्माण संबंधित था। ये बात आपको क्लियर हो गई। मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ग्रीन विद्वानों द्वारा सैड्रोकोटस, एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। सेलुकस जो था एक ग्रीक राजदूत था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लाया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्रोनोमाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, ये क्वेश्चन हमेशा हर साल जो है आउट रहता है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें देखें महाजनपद में मत्स्य दिया गया कुरु, सुरसेना, अस्मक। इधर देखेंगे मथुरा, पाटन, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। आपको मिलान करना है, ठीक है। ABCD में आपको बताना है कौन किसके सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, मत्स्य, कुरु, सुरसेना, अस्मक। तो यहाँ पर देखेंगे अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। मगध की राजधानी राजगिर। काशी की राजधानी काशी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ठीक, कोसला की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, सुरसेना की राजधानी क्या थी, यहाँ पर देखिए सुरसेना की राजधानी मथुरा। ठीक है, पांचाला की राजधानी, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे काम्पिल्य थी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। तो यहाँ पर देखेंगे मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगा, विराटनगर। कुरु की राजधानी देखेंगे क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। यानी A का 3 B का 4। तो यहाँ पर देखिए A का 3 कहाँ है, A का 3 B का 4। तो इसमें ऑप्शन C सही हो जाएगा। हालांकि सूरसेना की राजधानी यहाँ पर देखिए, सूर्य की सेना की राजधानी क्या थी, मथुरा। सूरसेना की राजधानी क्या हो जाएगा, मथुरा। अस्मक की राजधानी पाटन। ठीक है, अन्य राजधानी की बात करें, चेद की राजधानी आप देखेंगे तो बांदा। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी पुंछ। और अस्मक की राजधानी देखेंगे तो पैटर्न। वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, मल्ल की राजधानी यहाँ पर कुशीनारा आपको दिखेंगे। तो ये 16 महाजनपद से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी मिलती है। तो कार्ड क्या बताया गया है इसका, क्यों जानकारी अधिक मिलती है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अपनी जीत की ऐतिहासिक विवरण देने वाले शिलालेखों को लिखने की प्रथा को अपनाया है। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें बताया गया है कथन में कि हमें चोलों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उनके पहले जो राजे रहे हुए उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, उसका कार्ड ये बताया गया है कि जो चोल शासक थे वो मंदिरों की दीवारों पर या शिलालेखों पर अपने जीत के प्रमाण जो है दर्ज कराते थे। तो वो वर्तमान में भी आप देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये बताया गया। इसमें आप देखेंगे दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, यानी कार्ड जो बताया वो भी सही, कथन भी वो भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। यानी इसमें जो है क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे शिलालेख होने की प्रथा को अपनाया, जिससे उनके विजय के ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। यही कारण है कि हमें चोलों के बारे में और उनके पूर्ववर्तियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य की बात करें तो विजयालय था उनका संस्थापक, जो पहले पल्लवों का सामंत था। 805 में तंजौर पर कब्जा कर लिया था। सबसे बड़े चोल शासक कौन थे, राजराज थे। ठीक है, और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, चोल साम्राज्य की बात करें तो तंजौर वंश के चोल, जैसे शाही चोल के रूप में भी जाना जाता था, लगभग पूरे दक्षिण भारत में 4 शताब्दी तक शासन किया था। और चोलों की राजनीतिक और औपचारिक केंद्र क्या था, तंजाउर था। चोलों ने खुद को सूर्यवंश से जोड़ा, और उसके अलावा चोलों ने गुजरात, मालवा, दक्कन, इंडोनेशिया, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका कुछ हिस्सों पर पूरी तरह से जीत जो है स्थापित की। और यहाँ पर देखेंगे कन्याकुमारी से बंगाल तट के पूरे तट को क्या कहा जाता था, चोल मंडलम कहा जाता था। और कोरोमंडल चोल मंडलम का क्या है, अंग्रेजी के नाम है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। यानी कथन का जो कार्ड बताया गया वो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसको भी ध्यान से पूछिए, ये भी आउट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इनके जो शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की। ठीक है, A माधव स्वरूप वत्स, B HD संकालिया, C PS वड़क्कड़, D VN मिश्रा। चलिए इसको फटाफट बताइए। तो ये अपने NCERT के बुकों में आपने पढ़ा ही होगा कि किसने सबसे पहले भीमबेटकाओं की गुफाओं का दौरा किया और उनके जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसको उसकी खोज की थी। और ध्यान रखिएगा इसमें भारतीय पुरातत्वविद की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे उत्तर क्या होगा, VS वकाड़कर। ठीक है, पहली बार भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया है, इन पे जो भित्ति चित्र हैं उनका महत्व की खोज की। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। PS वकाड़कर ने, ठीक है, 1958 में इन गुफाओं की खोज की। भीमबेटका का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान। ठीक है, और भीमबेटका गुफाओं को 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जहाँ तक दूसरे ऑप्शन की बात करें तो माधी स्वरूप वत्स एक क्या थे,
प्रख्यात पुरातत्वविद थे, वीएन मिश्रा थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में अपने शोध के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा, पीएस वकाकर। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया दोस्तों, इसे पूछा गया हड़प्पा स्थल दिया गया है और उनके संघराज क्षेत्र भारत राज्य का मिलान करना है। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं है जो आया है, लगभग हर साल देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पालू, मांडा, पादरी, हुलास, आपको ये मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मांडा, मांडा सबको पता होगा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थन पास्ट आप देखेंगे, नॉर्थन सीमा देखेंगे तो मांडा, ये आपको देखेंगे तो चेनाब रिवर के राइट बैंक के किनारे मिल जाएगा। और वहीं दक्षिणी भाग आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का दक्षिणी छोर देखेंगे, वो कहाँ पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा रिवर किनारे। और पूर्वी भाग आप देखेंगे आलमगीरपुर यूपी मेरठ में हिंडन रिवर किनारे। वहीं पश्चिमी भाग की बात करें, जो पश्चिमी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कहाँ है, सुदगैंडोर पाकिस्तान में दस्क रिवर के किनारे है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखेंगे बालू कहाँ है, बालू आपको हरियाणा के कैथल शहर में मिलेगा। यहाँ से पौधों के अवशेष पाए जाएंगे, लहसुन की शुरुआती प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में मांडा आपको देखने को मिल जाएगा, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है। ठीक है, पादरी की बात करिए गुजरात में मिल जाएगा, पुरातत्व स्थल है। ठीक है, हुलास की बात करिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हुलास की बात करें, दोआब में ताम्र प्रसारण युगीन संस्कृत के चरण से संबंधित 17 विषम स्थलों में से एक है। ज़्यादातर आपको देखे कहाँ मिलेगी, यमुना उसके सहायक नदियों के किनारे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, हुलास, आपको पता चलेगा हुलास उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा पादरी आप देखेंगे तो पादरी कहाँ देखने को मिलेगा, ये गुजरात में देखने को मिलेगा, बालू हरियाणा में। तो इसमें से क्या, ए का 3 और बी का 2, सी का आप देखेंगे 4, डी का 1, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे इसमें देखिए अदर इंपॉर्टेंट जो है साइट दी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उनके किनारे क्या था, किस लिए प्रसिद्ध था। तो रोपड़ आप देखेंगे सतलज रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुत्ते के साथ जो है ह्यूमन को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बनावली घग्गर रिवर के किनारे है। ठीक है, और इसके अलावा कोट डीजी इंडस रिवर के किनारे हैं, यहाँ प्री हड़प्पन साइट है। और सुतगोंडोर आपको देखने को मिलेंगे, ये आलमगीर हिंडन रिवर के किनारे है। ठीक है, मांडा चेनाब रंगपुर आप देखेंगे, ये भी मदार रिवर के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, अलिंदो की बात करें, ये इंडस रिवर किनारे है। ठीक है, हमारी की बात करें तो ये इंडस रिवर किनारे, ये प्री हड़प्पन साइट है। तो इस मैप को देख के आपको जाना है, क्वेश्चन इससे पक्का आपको बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है ऑप्शन 1, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फैनसांग अबू जैद अल मसूदी अल बरूना ने किया। ऑप्शन 2, सांबापुर के तीर्थयात्री सूर्य पूजा से जुड़ी थी। आपको सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसको सही उत्तर आपको बताना। 2020 में पूछा गया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए। अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक और दो दोनों सही। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख आप देखें हुसैन अबू जैद अल मसूदी अल बरून ने किया, तो ये बात सही है। संबलपुर का तीर्थ जो था सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ, गंगा को उड़ीसा के चियांगांग भी कहा जाता था। राजा नरसिंह देव द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया। अल मसूदी जो था वो अरब यात्री था, उसने अपने कार्य को क्या मुरुज अल जहाब में भारत का व्यापक विवरण दिया है। अल बरूनी का असली नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद। वह महमूद गजनी के साथ एक भारतीय आक्रमण के दौरान भारत आया था। उन्होंने तहरीक हिंद पुस्तक लिखी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, 1919 में ILO, ठीक है, यानी ILO के जो वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा राजदूत मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 BB बाड़िया, बी MN जोशी, सी CF एंड्रोज, डी जोसेफ बेबिस्टा। आपको बताना है कि किसे जो है 1919 के ILO के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था। तो ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर इसके आंसर की बात करें तो सही उत्तर क्या होगा, एनएम जोशी। इन्हें 1919 में, यानी इनका पूरा नाम क्या है, नारायण मल्हर जोशी, 1919 के आईएलओ के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात करें तो ये यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में श्रम स्थिति और जीवन स्तर में सुधार को समर्पित है। इसकी स्थापना 1919 में अक्टूबर में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईएलओ जो है वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबंध विशिष्ट एजेंसी थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नारायण मल्हर जोशी की बात करें दोस्तों, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। उन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो इनका आंसर क्या सही हो जाएगा, एनएम जोशी। अन्य व्यक्तियों की बात करें तो बहमन पेस्टजीत की बात करें, वाडिया की बात करें तो ये भारतीय थियोसॉफिस्ट और एक समय कार्यकर्ता थे। वह पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी आईडीआर के सदस्य थे, बाद में यूनाइटेड लॉज ऑफ थियोसॉफिकस बने। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे चार्ल्स प्रियर एंड्रयूज की बात करें तो ये एक एलिगन पुजारी और ईसाई मिशनरी शिक्षक थे और एक समाज सुधारक थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी बन गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े। उन्होंने गांधी को दक्षिण अफ्रीका के से भारत लौटने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, चार्ल्स एंड्रयूज ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जोसेफ यानी काका वेबस्टर की बात करें तो बॉम्बे के एक भारतीय राजनीतिक और कार्यकर्ता थे जो लोकमान्य तिलक और होम रूल आंदोलन के निकट से संबंधित थे। वह 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे। 1925 में बॉम्बे के मेयर के रूप में चुना गया और उन्हें काका की उपाधि दी गई जिसका अर्थ होता है चाचा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अदर पर्सनालिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक्सला चैपल की संधि 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन 2, अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें कई सारे कर्नाटक युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे तो 1749 से 1754। तीसरा कर्नाटक युद्ध देखेंगे 1758 से 1763। ठीक है, तो इसमें पहले कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा है। तो कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट इसके भारतीय इलाकों को दिया गया नाम था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध था यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। ठीक है, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम की लड़ाई के लिए याद किया जाता है जो फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी और जिनसे अंग्रेजों की मदद की अपील की थी। एक्सला चैपल की संधि 1748 में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया। इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया और बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस आंसर में क्या सही हो जाएगा, इसमें देखेंगे केवल एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें देखेंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया, दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में इंडियन आर्म्स एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम। आपको मिलान करना है कि कौन सा कब आया। यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया, ये आया 1878 में। इसमें हथियार ले जाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग भी शामिल थी, जिसमें कुछ समूह व्यक्तियों के बहिष्कार भी शामिल था। ठीक है, 1959 में अधिनियम 1962 में हथियार नियमों को पूरक था। और शाही उपाधि अधिनियम 1876 आया। भारतीय साम्राज्य का शीर्षक आधिकारिक तौर पर कैसर हिंद के रूप में अनुवादित किया गया था। 1877 में दिल्ली दरबार में अलंकृत किया गया था। इसके अलावा देखेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1866 में आया। विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय बनाने कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर दिया गया था। भारतीय तलाक अधिनियम कब आया, ये आया 1869 में। ठीक है, ये भारतीय तलाक अधिनियम क्या था, इसमें इस अधिनियम में ईसाई धर्म के लोगों को तलाक के संबंधित कानूनों में संशोधन करता है या ईसाइयों के बीच तलाक को विनियमित करने वाला एकमात्र संबंधित कानून था। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4। ठीक है, बचा क्या, डी का 3। तो इसमें देखिए डी का क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, डी का 3 देखिए कहाँ है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी यानी 2 1 4 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आने वाले सेशन को करेंगे।